जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को विक्रम की तरफ से नमस्कार, आदाब। रूबरू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब बात दिल की चलती है तो दिल के बारे में कई चीज़ें आ जाती हैं। हर एक रोज़ हम दिल से कई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कहा जाता है कि ये इंसान वैसे ही बोल रहा है लेकिन दिल से नहीं बोल रहा, ये भी बात कही जाती है। और जब दो लोग मिलते हैं, दिल मिल जाए तो कहते हैं एक दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। और एक लड़का लड़की जब मिलते हैं, जब दिल मिल जाए तो प्यार की शुरुआत होती है। किसी भी रिश्ते में दिल की अहम भूमिका कही जाती है। लोग कहते हैं कि प्यार करने वाले दिमाग से नहीं, दिल से जनाब काम लेते हैं। जो दिल से काम ले लेते हैं उनके काम भी फिर वारे न्यारे हो जाते हैं। ऐसी एक दिल की फिलॉसफी कही जाती है। असल में दिल क्या है, ये सिर्फ एक शायरी का विषय है, प्यार करने वालों का विषय है। हमारे शरीर का एक ऑर्गन है और ये कैसे काम करता है, अलग अलग तरह की फिलॉसफी दिल के बारे में कही जा सकती है। और आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं, दिल के ही एक विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं, दिल के डॉक्टर हैं, जिन्हें कार्डियोलॉजिस्ट भी हम कहते हैं। और इनसे हम जानेंगे कि दिल क्या है, दिल चीज़ क्या है, आप मेरी जान लीजिए, क्या क्या कुछ नहीं कहा गया, ये सब कुछ इनसे हम बात करेंगे। जी, मेरी मुराद है डॉक्टर अभय मल्होत्रा जी, जो कि एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आइए इनके साथ मुलाकात करते हैं और इनका स्वागत भी करते हैं। जी डॉक्टर अभय मल्होत्रा जी, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी टू यू और सब दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। जी डॉक्टर साहब, जब दिल की बात आती है तो कई कुछ दिमाग में आ जाता है, क्योंकि कनेक्शन दिल के साथ जुड़ा होता है। चाहे हमारे एक जीवन का संबंध भी कह लें दिल के साथ है, और शरीर का, बॉडी का भी कनेक्शन दिल के साथ है। इस सब बातों पर आपसे आज जानकारी लेंगे। और डॉक्टर साहब, ये जानना चाहूँगा कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ पर शिक्षा आपने प्राप्त करी? हाँ जी, मैं पटियाला में मेरा जन्म हुआ था। तो मेरी शिक्षा जो है वो भी पटियाला मेडिकल कॉलेज में मैंने वहाँ से डिग्री हासिल की। फिर उसके बाद यहाँ पे 1992 में यहाँ पे अमेरिका में आ गए। फिर वहाँ पे मैंने इंटरनल मेडिसिन में रेजिडेंसी करी। फिर कोनियल एंड कॉर्नेल का कंबाइंड प्रोग्राम में फेलोशिप किया कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में। तो फिर 2000 में अपना प्रैक्टिस शुरू किया यहाँ पे विद आइलैंड कार्डियोवैस्कुलर एसोसिएट्स। तो अब देखो 20-25 साल हो गए हैं दिल को संभालते हुए, लोगों को हेल्प करते हुए। वाह, क्या बात है। बिल्कुल, अपना दिल भी संभालना जरूरी, तभी लोगों के दिल आप संभाल सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर दिल की जब बात चलती है तो दिल का हमारी बॉडी में, हार्ट का हमारी बॉडी में क्या एक रोल रहता है, क्या फंक्शन रहता है इसका? बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। देखिए, जो हमारा दिल है जिसे हम हार्ट कहते हैं, ये अपनी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स। तो उसमें बेसिकली हार्ट जो है एक मस्कुलर पंप है जो कि सारी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। और जैसे ये पंप करता है वो सब ऑर्गन्स को फिर ब्लड सप्लाई जाता है, और उससे फिर जितने भी अदर ऑर्गन्स हैं बॉडी के वो फिर काम करते हैं। तो अगर मेन पंप हमारा खराब हो जाए तो ब्लड सप्लाई बॉडी को खराब हो जाएगा, तो उससे फिर कॉम्प्लिकेशंस, उससे फिर डिजीजेस हो जाती हैं। सो दिस बीइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, हमें इसका डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो जितना हम प्रिवेंट करेंगे, इसको दिल को संभाल के रखेंगे, उतना हमारे लिए बहुत अच्छा हो। जी, और डॉक्टर साहब, जैसे ये आपने कहा है कि एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारे शरीर का एक हिस्सा है, अंग है हमारे शरीर का, और इसके साथ जुड़ी कौन कौन सी डिजीज़ हैं या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण ये हमारे जीवन में उथल पुथल हो जाती है? हाँ जी, तो एक चीज़ तो जैसे आपने मेंशन किया जी कि हार्ट डिजीज जो है ना वो काफ़ी वास्ट है जी। तो हम यूजुअली जो हार्ट डिजीज कहते हैं कि जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है, या जिसे हम कहते हैं कि हमारी हार्ट की नाड़ियों में जो आर्टरीज होती हैं जो हार्ट को सप्लाई करती हैं ब्लड, उसमें ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है। तो उससे फिर नाड़ियाँ जब ब्लॉक होती हैं, हार्ट को ब्लड सप्लाई कम होता है, तो फिर हार्ट से हार्ट अटैक हो सकते हैं उसकी वजह से।
दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हार्ट डिजीज। जैसे हम हार्ट डिजीज कहते हैं, उसमें मेनली हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज और ब्लॉकेज जो हार्ट की आर्टरीज में है उससे हमारा मतलब होता है। और जब वो कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है, किसी हार्ट के किसी पोर्शन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलता, तब फिर वो हार्ट अटैक से प्रेजेंट करते हैं। एंड इट इज सो प्रेवलेंट, जैसे आपको सबको पता ही होगा कि हार्ट डिजीज इज द नंबर 1 किलर थ्रू आउट वर्ल्ड एंड इन यूएसए ऑल्सो। एवरी 40 सेकेंड्स में एक जो है आदमी या औरत, उनको हार्ट अटैक हो रहा है एवरी 40 सेकेंड। तो इसको द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ, तो इसको हमें थोड़ा सा ध्यान से करना चाहिए। ये जो 40 सेकंड्स का आप नंबर डॉक्टर साहब बता रहे हैं, ये अमेरिका का नंबर है या ऑल वर्ल्ड का? दिस इज इन अमेरिका। तो इस वक्त साल में 20 मिलियन जो हैं अमेरिकन, वो हार्ट डिजीज से वो सफ़र करते हैं। क्लोज टू 600 to 700 हार्ट अटैक्स हैपन एवरी ईयर। तो उसका वो क्या सिम्टम्स हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं, किन को ज़्यादा चांसेस होने के, उसके बारे में हमें ध्यान देना चाहिए। एंड दिस इज समथिंग विच इज़ प्रिवेंटेबल, जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, तो वो करना चाहिए जी। और डॉक्टर साहब, जैसे आप बता रहे हैं कि ब्लॉकेज हो जाती है हार्ट की जो आर्टरी से, जिसे हार्ट की एक नाड़ियाँ भी कह सकते हैं अगर सिंपल भाषा में हम कहें, तो ये ब्लॉकेज जो होती है इसके क्या कारण रहते हैं, किस कारण से ये ब्लॉकेज होती है? क्या हमारा कुछ खाने पीने में कुछ ऐसी चीज़ें हम खाते हैं, या किस कारण से ये ब्लॉकेज का ज़्यादा चांसेस रहते हैं? हाँ जी, तो बेसिकली हमारी जो नाड़ियाँ होती हैं, जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द चाइल्डहुड, नॉट इवन एडल्टहुड, चाइल्डहुड से अंदर कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बिल्डअप होना शुरू हो जाता है नाड़ियों में, एंड दिस प्रोसेस स्टार्ट्स इन द चाइल्डहुड। तो बाय द टाइम वी आर 30-35 इयर्स ऑफ एज, तो बिल्डअप होना कोलेस्ट्रॉल का शुरू हो जाता है। तो कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं नाड़ियों की डिजीज़ और ब्लॉकेज होने में। उसमें जैसे मेल आदमी का होना इंस्टेड ऑफ विमेन बिफोर द एज ऑफ 55, उसमें ज़्यादा रिस्क होता है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, जिसे हम हाइपर टेंशन कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, उनमें ये रिस्क फैक्टर है। जिनको डायबिटीज़ है, जिनका ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं है, उनको ये नाड़ियों का ब्लॉकेज होना का ज़्यादा चांसेस होता है। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। ये ऐसा रिस्क फैक्टर है जो हमारे हाथ में है, दिस इज समथिंग विच वी कैन अवॉइड। फिर स्ट्रेस आजकल उसका भी बहुत बड़ा है। और जिनको कोलेस्ट्रॉल हाई है ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर कंट्रोल में नहीं है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है, जिसकी वजह से हमारी जो नाड़ियाँ वो ब्लॉक होनी शुरू हो जाती हैं। उसमें हम कहते हैं, वर्ड यूज़ करते हैं, प्लैक बिल्डअप होता है। वो कोलेस्ट्रॉल का प्लैक बिल्डअप होता है, धीरे धीरे वो बढ़ जाता है, एंड उससे फिर जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कम होता है, जैसे जैसे ब्लड सप्लाई हार्ट को कम होता है, उससे फिर हमें सिम्टम्स होने शुरू हो जाते हैं, जिसे हम छाती में दर्द कहते हैं, जिसे हम एंजाइना के नाम से कहते हैं। तो ये रिस्क फैक्टर्स हैं कुछ जो। और एक और रिस्क फैक्टर है जिसे फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली हिस्ट्री है आपके हार्ट डिजीज की, इन अदर वर्ड्स आपके पेरेंट्स को, ब्रदर सिस्टर्स को, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को, इफ दे हैड अ हार्ट डिजीज बिफोर द एज ऑफ 55, तो वो भी आपका एक रिस्क फैक्टर। जी डॉक्टर साहब, काफ़ी कारण आपने बताएं, और कैसे इन कारणों से बचा जा सकता है, और इसके लिए क्या क्या हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, ये सब चर्चा करेंगे आपसे। लेकिन समय हो चला है एक ब्रेक का, और दोस्तों ब्रेक के बाद जानेंगे कि कैसे हम इसको ठीक रख सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं हार्ट रिलेटेड, ये सब जानेंगे डॉक्टर अभय मल्होत्रा से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है रूबरू में। दोस्तों आज हार्ट की बात कर रहे हैं, दिल की बात कर रहे हैं। अगर आपको भी कोई हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू है, अगर आप हार्ट के रिलेटेड कोई सवाल करना चाहते हैं, आपका कोई क्वेश्चन है, तो डॉक्टर अभय मल्होत्रा जी कार्डियोलॉजिस्ट आज हमारे साथ हैं। आप कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। उसके लिए नंबर है 1844-324-1300। आइए एक बार फिर मुलाकात करते हैं डॉक्टर अभय मल्होत्रा जी से। जी डॉक्टर साहब, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका।
हाँ जी। डॉक्टर साहब, एक शिकायत रहती है अक्सर, खास करके जो पत्नियां होती हैं पति से कहती हैं आप मुझसे प्यार तो करते पर दिल से प्यार नहीं करते। तो ये एक दिल से प्यार क्या होता है डॉक्टर साहब? दिल से कोई भी बात की जाए जी तो वो हमेशा अच्छी होती है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। मैं एक्चुअली आपने वाइफ्स का या लेडीज का जिक्र किया, तो मैं ये बात जरूर स्ट्रेस करना चाहूँगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। विमेन जो हैं उनमें ये जो हार्ट की डिजीजेस अंडर डायग्नोज हैं, वो अपना टेस्टिंग कम करवाती हैं, उनको सिम्टम्स भी थोड़े से एटिपिकल होते हैं, तो उसकी वजह से ये अंडर डायग्नोज, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मेरी सबसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि विमेन को अपना चेकअप करवाना उतना ही ज़रूरी है जितना कि मैन को। तो जी वो ज़रूरी है, वो करवाना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये हो सकता है पत्नी अक्सर कहती है हमने तो अपना दिल अपने पति को दे दिया इसलिए वो डायग्नोज ही नहीं करवाती। वो भी बात ठीक है। जी। तो लेकिन ये एक वाकई हेल्थ रिलेटेड बहुत ज़रूरी चीज़ है, खास करके कई बार हम खाना पीना हमारा इतना वो हैवी होता है कि वो उतनी हम एक्सरसाइज शायद नहीं कर पाते, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी रह जाता है अपना चेकअप, ताकि ये एक सही चीज़ का पता चल सके। बिल्कुल बिल्कुल, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे आपने कहा कि अगर हम अपना डाइट का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, उसमें हेल्प करता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो कंट्रोल में रहे। वो ऑल्सो हेल्प करता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहे और ब्लड शुगर कंट्रोल में रहे। जी। और डॉक्टर साहब, या आपने हार्ट अटैक की बात करी थी, तो हार्ट अटैक के एक्चुअली डॉक्टर साहब क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं, कैसे पता चलता है कि ये एक्चुअली में ये हमें हार्ट अटैक हुआ है? हाँ जी, तो जो टिपिकल सिम्टम्स हार्ट अटैक के होते हैं उसमें आपको छाती में मिड स्टर्नल में जो है वहाँ पे थोड़ा सा टाइटनेस या somebody सिटिंग ऑन योर चेस्ट या थोड़ा सा स्क्वीजिंग सेंसेशन, उस तरह की फीलिंग आती है। टिपिकल चेस्ट पेन को हम चेस्ट पेन नहीं कहते, ऐसा फीलिंग आपको आता है कि जैसे छाती पे कोई बैठा हुआ है या छाती को कोई स्क्वीज कर रहा है। वो जो सिम्टम्स हैं फिर आपके कई बार आर्म में रेडिएट करते हैं, आर्म की तरफ जाते हैं या नेक जॉ की तरफ जाते हैं या बैक की तरफ जाते हैं। तो छाती में सडन ऑनसेट ऑफ ऐसे दर्द होना, उसके साथ आपको अगर स्वेटिंग हो रही है, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी बैड साइन, तो या फिर आपको थोड़ा सा नोजिया और वॉमिटिंग के सिम्टम्स थोड़े से हैं, वो आपको सांस फूलना, वो अनदर सिम्टम है जो हार्ट अटैक का इंडिकेशन हो सकता है। कई लोगों को छाती में दर्द थोड़ा कम होता है लेकिन सांस फूलने के ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं, तो उसे हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहते हैं। अगर वो हो जाए आपको, कई बार हार्ट अटैक की वजह से आपका हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है या कोई बैड रिदम हार्ट का होता है, उससे आपको पैल्पिटेशन जिसे कहते हैं कि हार्ट रेट बहुत फास्ट चला गया, वो भी एक सिम्टम है जिसे हम ध्यान में रखेंगे। कई बार हार्ट अटैक की वजह से ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, उससे फिर आपको लाइट हेडेडनेस, जैसे चक्कर आ गया या मैं फेंट होने वाला हूँ, वो भी सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये जब आपको सिम्टम्स हो तो आपको इमीडिएटली मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। हार्ट अटैक में कहते हैं टाइम इज मनी, जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट करवाएंगे उससे आपका हार्ट मसल सेव हो सकता है। तो उससे जितनी जल्दी हो सके आप मेडिकल एडवाइस लें, 911 कॉल करें या एम्बुलेंस को कॉल करें, ताकि आपको ठीक टाइम पे इसका इलाज हो सके। बिल्कुल तो डॉक्टर साहब, ये कई बार हमने देखा डॉक्टर साहब, अगर हार्ट में दर्द हो तो वो कई बार हम, जैसे हमें को बचपन से एक बात सिखाई जाती, कहीं दर्द हो रही हो तो मालिश कर लो, मसाज कर लो तेल के साथ। कई बार लोग ऐसा करने लग जाते हैं, हार्ट पे दर्द हो तो ऑयल के साथ एक वो मसाज सी करने लग जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो दो चीजें हैं, जैसे आप कह रहे हैं, कई लोग समझते हैं कि ये मसल पेन है तो थोड़ा सा मसाज करो उससे फर्क पड़ जाएगा, और कई बार समझते हैं कि ये स्टमक की वजह से है, मेरे एसिड हो रहा है स्टमक में या रिफ्लक्स है, तो उसकी वजह से है। तो इसको हम लाइटली मत लें। अगर सिम्टम्स हो रहे हैं, इसमें डिले नहीं करना, ये बहुत ज़रूरी है। जितनी अर्ली आप मेडिकल एडवाइस ले सकेंगे उतना आपके लिए बेटर है। बिल्कुल। और ये हमारी एक ज़िंदगी का सवाल है डॉक्टर साहब। अगर जैसे आपने कहा कि हार्ट के बारे में कहा जाता है कि जो टाइम इज़ मनी, अगर टाइम वो निकल गया तो फिर पछतावा रह जाता है, कुछ नहीं उसके अलावा रहता। तो डॉक्टर साहब, इसमें रिस्क क्या क्या रहते हैं?
तो वो जो हमने बात करी थी रिस्क फैक्टर्स की, कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर का है, डायबिटीज का है, फैमिली हिस्ट्री है, स्मोकिंग है, स्ट्रेस है, ये चीज़ें आपको कम करनी पड़ेंगी। इससे अगर ये रिस्क फैक्टर्स हैं तो आपको हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो उसमें एक्सरसाइज का कहते हैं कि आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए 5 डेज अ वीक 30 मिनट की एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। अलॉन्ग विद योर डाइट, जो हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या फिर फ्राइड फूड है, वो कम करना चाहिए। वर्ल्ड में इट इज़ नोन कि जो मेडिटेरेनियन डाइट होती है दैट इज़ सपोज टू बी द मोस्ट हार्ट हेल्थी डाइट, पर अपना इंडियन डाइट थोड़ा सा इज़ नॉट दैट गुड फॉर हार्ट। और एशियंस में आउट ऑफ ऑल ऑफ द एथनिक जो हैं ग्रुप्स हैं, एशियंस में हार्ट डिजीज ज़्यादा है, इवन मोर कॉमन देन कॉकेशियंस एंड अमेरिकन्स। तो हमें ऑल द मोर रीज़न है कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा अपनी हेल्थ का, अपने हार्ट का। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, और आजकल तो इतने अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं, अगर हम डॉक्टर के पास पहुंच जाएं तो उससे ये हर चीज़ का पता चल सकता है। और डॉक्टर साहब, जैसे हम एक रेगुलर ब्लड वर्क करवाते हैं अपना 6 महीने बाद या साल के बाद अपने पीसीपी के पास जाके, प्राइमरी केयर फिजिशियन के पास जाके रेगुलर हमारा ब्लड वर्क होता है, कि उससे भी कुछ पता चल जाता है कि हार्ट कैसे काम कर रहा है, या उससे ऐसा नहीं पता चलता? हाँ जी, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जी, कि अपने डॉक्टर के पास साल में, जैसे आपने कहा, 1 बार या 2 बार ज़रूर चेक करवाएं। उसमें ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो है, फास्टिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल, वो एक ब्लड टेस्ट होता है सिंपल, उससे पता चल जाएगा कि कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है कि नहीं। अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं, मोर इम्पॉर्टेंट अपना ब्लड शुगर चेक करवाएं, जो कि डायबिटीज़ जिसे हम कहते हैं, कि ब्लड हाई ब्लड प्रेशर से ज़्यादा खतरनाक डायबिटीज़ है। डायबिटिक्स जो हैं उनमें हार्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो वो ब्लड शुगर अपना रेगुलरली चेक करवाना है, और वंस अ ईयर ईकेजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, वो आप ज़रूर करवाएं। बाकी अगर हार्ट अटैक हो रहा है तो उस समय तो आपको फिर हॉस्पिटल में आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। वो राइट अवे ईकेजी करते हैं, उसमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में चेंजेस नज़र आती हैं, तो फिर हम राइट अवे एंजियोग्राम करके उसका पता कर सकते हैं कि कौन सी नाड़ी ब्लॉक्ड है, उसको फिर हम खोल सकते हैं इन टाइम। जी डॉक्टर साहब, जब ईकेजी की बात चलती है, हम कई बार एग्जाम्पल देते हैं कि लाइफ भी एक ईकेजी की तरह है। ईकेजी जैसे लाइन होती है ऐसे ऐसे चलती रहती है, तो कहते हैं वो ठीक है। अगर सीधी चलनी हो जाए लाइन तो वो कहते लाइफ ख़त्म हो गई। ये हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे ही होता है, हर रोज़ एक नया इम्तिहान होता है, ऊपर नीचे चलता रहता है। तो ये भी एक हमें एक संदेश देती है वो ईकेजी की, अगर ऐसे चल रहा है तो ज़िंदगी ठीक है, हर रोज़ एक नया इम्तिहान आ रहा है तो ज़िंदगी ठीक है। जिस दिन सब कुछ स्मूथ चलने लग गया उस दिन शायद वो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे आपने कहा कि ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स तो होते हैं, ज़िंदगी में स्ट्रेस सबके ज़िंदगी में होता है, उसको हमें डील करना चाहिए, ज़रूरी है। स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स होते हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा काम करें, रिलैक्स करें, एंड दैट डेफिनेटली विल हेल्प। योगा करें, मेडिटेशन करें। सुख दुख तो ज़िंदगी में चलते रहेंगे, उसको डील करना बहुत ज़रूरी है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, जहां आपने एक एक्सरसाइज की बात करी कि 30 मिनट अगर हम एक्सरसाइज कर लें 5 डेज ए वीक, तो ये कम हो सकता है, काफ़ी ठीक हो सकता है। और एक्सरसाइज आप किस तरह से एक रिकमेंड करते हैं? अगर कोई इंसान जिम ना जा सके तो क्या सिर्फ एक वॉक कर ले वो ठीक है, या कितनी स्पीड से वॉक करनी चाहिए? एब्सोल्युटली आप राइट हैं। जो आपको अच्छा लगता है, कोई आपने गेम प्ले करनी है, स्पोर्ट्स खेलना है, या जिम में जाना है, या इवन प्लेन वॉकिंग इज एन एक्सलेंट एक्सरसाइज। आप वॉकिंग करें, ट्रेडमिल पे जाना है ट्रेडमिल पे जाएं, तो उस पे जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, स्पीड और कितनी फास्ट ये मैटर नहीं करता। आपको टाइम कि आपने आधा घंटा 5 दिन हफ्ते में करना ही करना है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 2.5 माइल्स, 3 माइल्स पर आवर, जो भी स्पीड आपको ठीक लगती है वो करें। पर एज ए सेड, स्टडीज ने बताया है कि टाइम आधा घंटा आपने देना ही देना है एक्सरसाइज करने जी इसी टाइप की एक्सरसाइज इज ओके। बिल्कुल डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, समय हो चला है एक ब्रेक का, और दोस्तों ब्रेक के बाद जानेंगे डॉक्टर साहब से कि कैसे और अपने हार्ट को ठीक रखने के लिए डाइट कैसी लेनी चाहिए और क्या इसके संबंधी प्रिकॉशंस लेने चाहिए। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका रूबरू में। दोस्तों, बहुत ज़रूरी हमारे शरीर का जो हिस्सा है, हार्ट है, दिल है, अगर ये ठीक है तो हमारा जीवन भी ठीक है, हमारी बॉडी ठीक है। और कैसे इसको ठीक रख सकते हैं, इन सब पे चर्चा करने के लिए आज डॉक्टर अभय मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं, जो कि हार्ट के डॉक्टर हैं। और आप भी बात कर सकते हैं अगर आप कुछ पूछना चाहें, कुछ बताना चाहें। उसके लिए नंबर है 1844-324-1300। आइए एक बार फिर गुफ्तगू करते हैं डॉक्टर अभय मल्होत्रा जी से। जी डॉक्टर साहब, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या जी। जी, तो डॉक्टर साहब, जैसे हार्ट अटैक होता है एकदम से, तो उसका ट्रीटमेंट आप कैसे करते हैं? या बहुत ज़्यादा कई बार ब्लॉकेज होती है, तो किस तरह से वो ब्लॉकेज रिमूव की जाती है? हाँ जी। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं तो जितना अर्ली आप ट्रीटमेंट लेंगे उतना आपके हार्ट के लिए बेटर है। तो उसमें हम एंजियोग्राम प्रोसीजर जो होता है वो हम करते हैं। वो हम कैथेटर डाल के हार्ट की आर्टरीज जो नाड़ियाँ हैं उसमें देखते हैं कि कितना ब्लॉकेज है। हार्ट को सप्लाई करने के लिए 3 नाड़ियाँ होती हैं। उसमें अगर एक नाड़ी में ब्लॉकेज है उसको फिर हम बैलून डाल के ओपन करके वहाँ पे हम स्टेंट डाल देते हैं। 2 तरह के स्टेंट होते हैं, पर आजकल हम यूज़ करते हैं जिन्हें हम ड्रग इल्यूडिंग स्टेंट कहते हैं। वो काफ़ी देर तक ओपन रहते हैं, वो कोलैप्स बैक नहीं करते। अगर किसी को तीनों नाड़ियों में मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं, उनको फिर हम स्टेंट्स नहीं डाल सकते। उनके लिए फिर हम ओपन हार्ट सर्जरी, जिसे हम बाईपास सर्जरी कहते हैं, उनका वो करना पड़ता है। तो वो एक्चुअली ज़्यादा कॉमन डायबिटिक्स में भी है, जिसमें कि मल्टीपल जो नाड़ियाँ हैं उनमें ब्लॉकेजेस होती हैं। उसके लिए फिर आपको फिर ओपन हार्ट सर्जरी या बाईपास सर्जरी तो उससे ये आपका लाइफ सेवर सर्जरी होता है। तो वो करवा लेना चाहिए। सो ये 2 तरीके हैं जिसमें हम नाड़ियों में जो ब्लॉकेज है वो ओपन करते हैं। तो डॉक्टर साहब, जो ओपन हार्ट सर्जरी होती है, जिसे बाईपास सर्जरी भी हम कहते हैं, तो इसमें कैसे एक वो ट्रीटमेंट किया जाता है फिर अगर सभी आर्टरीज में ब्लॉकेज है? तो उसमें जी, जैसे आपने कहा कि नेम सजेस्ट करता है कि हार्ट को, छाती को खोल के हार्ट को ओपन करके उसमें फिर हम नाड़ियाँ लेते हैं। या तो हम लेग्स में से लेते हैं, वेन्स जिसे हम कहते हैं, या फिर हम नाड़ी लेते हैं जो चेस्ट में होती है, उसे हम लीमा कहते हैं। उनको लेके फिर वो जो ब्लॉक्ड आर्टरीज हैं उनको फिर वो हम बाईपास कर देते हैं ओपनली। उसके बाद चाहे आपके स्टेंट्स लगे हों या बाईपास हो, आपको ऑल्सो कार्डियोलॉजिस्ट से मिलके एक कहते हैं हम कार्डियक रिहैबिलिटेशन, उसमें आप धीरे धीरे फिर जब हॉस्पिटलाइजेशन से बाहर आते हैं फिर थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं अंडर मॉनिटरिंग, उससे हार्ट को हील होने में बेटर चांसेस होते हैं। तो आपको कार्डियक रिहैब में करना चाहिए, उससे आपका थोड़ा सा मोरल बूस्ट होता है कि मैं कितनी एक्सरसाइज कर सकता हूँ बाईपास सर्जरी के बाद। तो वो चीज़ें ज़रूरी हैं। बाकी रेगुलर विजिट आपके डॉक्टर के पास ज़रूरी हैं। तो उसके बाद एक बार बाईपास सर्जरी या स्टेंट हो जाए तो उसमें 2 या 3 साल में एक बार हम स्ट्रेस टेस्ट ज़रूर करते हैं, ताकि देखने के लिए कि ब्लॉकेज दोबारा तो नहीं हो गया, और प्रायर जो स्टेंट्स हैं वो खुले हुए हैं कि नहीं, तो वो ज़रूरी होता है। जी, तो डॉक्टर साहब, जिसका आपने नाम लिया, जो स्ट्रेस टेस्ट होता है, ये एक्चुअली क्या होता है? सो स्ट्रेस टेस्ट बेसिकली है जी कि वो हम डायग्नोसिस के लिए भी करते हैं। जैसे हमारे पास अगर पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को ब्लड प्रेशर की इशू है, मेरे को डायबिटीज़ की है, और मुझे जब मैं चलता हूँ थोड़ा सा छाती में दर्द होता है या सांस फूलती है, तो उनमें फिर हम स्ट्रेस टेस्ट बेसिकली ट्रेडमिल पे उनको हम वॉक करवाते हैं, अगर वो कर सकते हैं तो। उसमें हम हार्ट का जो मैक्सिमम टारगेट हार्ट रेट उस एज का है उस तक पहुँचाते हैं हार्ट रेट को। दैट इज़ बेसिकली पुटिंग द हार्ट अंडर स्ट्रेस। फिर हम देखते हैं कि उसमें ईकेजी चेंजेस होते हैं कि नहीं होते, या फिर हम इमेजिंग करते हैं, न्यूक्लियर इमेजिंग या एको, उसमें देखते हैं कि वॉल मोशन एब्नॉर्मेलिटी है कि नहीं। तो स्ट्रेसेस का बेसिकली मतलब ये है कि हम हार्ट को स्ट्रेस में लाते हैं और फिर इमेज देखते हैं कि नाड़ियों में कोई ब्लॉकेज है कि नहीं। तो अगर वो पॉजिटिव आ जाता है स्ट्रेसेस की, हाँ आपके ब्लॉकेज के चांसेस हैं, फिर हम एंजियोग्राम सजेस्ट करते हैं जिसमें हम डायरेक्टली नाड़ियों में देखते हैं कितना ब्लॉकेज है, फिर स्टेंट डालते हैं। तो स्ट्रेसेस भी जिनको रिस्क फैक्टर्स हैं, स्ट्रेसेस करवा लेना चाहिए अगर आपको थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं।
जी। और कई बार डॉक्टर साहब हमने देखा कि अगर किसी शरीर के और हिस्से में भी कोई सर्जरी होनी हो तो कई बार डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि पहले आप स्ट्रेस टेस्ट की जो क्लियरेंस है वो लेके आओ, ताकि शायद उससे ये पता चल जाता होगा कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर वो दूसरी कोई अगर और सर्जरी करनी है तो उसमें वो सहायता मिल जाती है। हाँ जी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया विक्रम जी, कि ये जो आप सर्जरी जब जाते हैं ना जी, तो आपको जनरल एनेस्थीसिया देते हैं या इवन एपिड्यूरल देते हैं, उसमें हार्ट को थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ता है हार्ट के ऊपर। तो जी हम सर्टिफिकेशन के लिए पहले स्ट्रेस टेस्ट कर लेते हैं या एको कर लेते हैं, एको अल्ट्रासाउंड हार्ट का, देखने के लिए कि हार्ट इज स्ट्रांग, कि वो हार्ट सर्जरी का स्ट्रेस झेल सकता है कि नहीं झेल सकता। तो उसमें स्ट्रेस टेस्ट कई बार हम प्री ऑपरेटिवली हम रिस्क सर्टिफाई करते हैं, तो वो स्ट्रेस टेस्ट कई बार वहाँ पे काम आता है। कुछ सर्जरीज होती हैं, वैस्कुलर सर्जरीज होती हैं, एब्डोमिनल सर्जरीज होती हैं या न्यूरो सर्जरीज होती हैं, वो हाई रिस्क होती हैं, उसमें हार्ट का पहले चेक करना ज़रूरी होता है। जी। तो डॉक्टर साहब एक हम वर्ड सुनते हैं पेस मेकर, ये भी हार्ट के साथ रिलेटेड एक प्रक्रिया कह सकते हैं ये है, तो पेस मेकर एक्चुअली क्या होता है और ये कब इसका मतलब इस इलाज किया जाता है? हाँ जी, पेस मेकर जो है ना जी, दिस इज मोर ऑफ जो हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम है ना जी, वो खराब होता है। गॉड भगवान ने हम सबको हार्ट में एक पेसमेकर दिया हुआ है, नेचुरल पेसमेकर, उससे हार्ट हमारा बीट होता है। अगर वो खराब हो जाए या हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम खराब हो जाए, उससे हार्ट रेट आपका स्लो हो जाता है। नॉर्मली हार्ट रेट आपका 60, यूजुअली 60 से कम नहीं होना चाहिए, 60 बीट्स पर मिनट जो हम कहते हैं रेस्टिंग हार्ट रेट। अगर उससे कम हो जाए और उससे आपको लाइट हेडेडनेस हो जाए या फेंट हो जाए या आपको ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाए, तो वो हम ब्रेडी अरिथमिया हम कहते हैं कि हार्ट का अरिथमिया है, जिसमें कि नेचुरल पेसमेकर नहीं ठीक वर्क कर रहा, उनको फिर हम आर्टिफिशियल पेसमेकर लगा देते हैं चेस्ट में, और उससे फिर ये होता है कि हार्ट को एटलीस्ट 60 बीट्स पर मिनट वो काम करता रहता है। सो दैट इज अ पेसमेकर नीडेड अगर किसी को हार्ट की इलेक्ट्रिकल इशू है। दिस इज नॉट रिलेटेड टू, इट कुड बी रिलेटेड टू ब्लॉकेज ऑफ द नाड़ियाँ, otherwise it could not be, it could be just pure electric problem। और एक होता है जिसे हम कहते हैं डिफिब्रिलेटर, उसे हम कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर आईसीडी भी कहते हैं। वो बिल्ट इन पेसमेकर होता है, प्लस वो हार्ट जिनको अरिथमिया के चांसेस हैं, वो शॉक देने के लिए कि अगर कोई अरिथमिया हो गया तो उसमें फिर वो शॉक दे देता है हार्ट को, ताकि वो नॉर्मल रिदम में आ जाए। वो भी एक टाइप का पेसमेकर होता है। जी। और डॉक्टर साहब ये बहुत ज़रूरी चीज़ें जो आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं शायद हम लापरवाही भी कर जाते हैं इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए, और इसीलिए हमें फिर आगे जाकर उसका जो रिस्क होता है वो भी बढ़ जाता है और उसका भुगतान भी वो फिर देना पड़ता है। अगर इन सब चीज़ों को ठीक रखने के लिए एक जनरल आदमी जिसे कोई प्रॉब्लम नहीं है हार्ट की, तो उसे एक्चुअली क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? तो जैसे आपने कहा, हमारा इस साल या लास्ट ईयर मेडिकेयर का कोई $22 बिलियन का खर्चा आता है लोगों को ट्रीट करने के लिए, जस्ट फॉर हार्ट डिजीज। तो वो कह रहे हैं कि अब प्रिवेंशन जो है वो ऑलवेज इज बेटर देन क्योर। तो जैसे आपने कहा कि अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, पर आप एक तो एक्सरसाइज का मैंने आपको बताया, डाइट का है, वो ज़रूर ध्यान रखें, और रेगुलर चेकअप अपना ज़रूर करवाते रहें। मेक श्योर दैट यू डोंट डेवलप ब्लड प्रेशर, शुगर, और अपना कोलेस्ट्रॉल का रेगुलरली चेक करते रहें, वो ज़रूरी है। और ये स्पेशली दो चीज़ें जिनको फैमिली हिस्ट्री है उनके लिए और भी ज़रूरी है चेकअप करवाना, और स्मोकिंग जो है किसी तरह की वो ठीक नहीं है हार्ट के लिए, वो प्रॉब्लम करती है, वो डेफिनेटली यू शुड क्विट दैट, वो आपको हेल्प। और डॉक्टर साहब जैसे डाइट की आपने बात कही कि उसमें फ्राई नहीं खाना चाहिए, अपना खाना थोड़ा हल्का रखना चाहिए, और एक ये कह लिया हम इंडियंस में एक देसी घी जो होता है हमारे एक डाइट का हिस्सा रहता है, और स्पेशली कई बार तो कहते हैं ब्रेकफास्ट में अगर पराठे ना मिलें तो वो ब्रेकफास्ट अधूरा लगता है, तो कैसे एक बैलेंस करना चाहिए डॉक्टर साहब? वो तो डेफिनेटली है जी। देसी घी का एक्चुअली थोड़ा सा फायदा भी है, अगर वो थोड़े अमाउंट में खाया जाए। सो देसी घी हैज सम वेरी गुड कोलेस्ट्रॉल आल्सो। यस, अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो वो डेफिनेटली खराब करेगा। इसी तरह बटर को जो है वो कम करना चाहिए, उसमें जो
एक जो फैट होता है जी, जिसे हम कहते हैं सैचुरेटेड फैट। जहाँ पे भी सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज़्यादा है, वो डाइट आपके लिए ठीक नहीं है। वो रेड मीट में भी होता है ज़्यादा, घी में, बटर में ज़्यादा होता है, तो वो कम करें। ऑलिव ऑयल यूज़ कर लिया करें, दैट विल बी बेटर। या मार्जरीन यूज़ करें, उसका फ़ायदा है। डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, आइसक्रीम्स हैं या केक्स हैं, ये थोड़ा सा कम करें। फ्राइड फूड डेफिनेटली कम करें। वंस इन अ वाइल खाना, इट्स ओके, वी ऑल हैव टू लिव, तो वो थोड़ा बहुत चलता है। पर अगर आप रूटीन में परांठे डेली खाते रहेंगे, दैट इज नॉट गुड बी गुड। वंस इन अ जी वाइल खा लिया, दैट्स ओके। तो बिल्कुल डॉक्टर हमारे साहब। बॉडी को प्रोटीन की भी जरूरत है, थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स की भी जरूरत है, थोड़ा से अच्छा जो फैट है उसकी भी जरूरत होती है। जी डॉक्टर तो साहब, बैलेंस यहाँ समय करना हो चाहिए। चला है एक ब्रेक का डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब से जानेंगे ब्रेक के बाद और कैसे हार्ट के लिए हम अच्छा काम कर सकते हैं, जिससे हमारा हार्ट जो है एकदम से अच्छा काम करता है। ये सब कुछ जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है रूबरू में। दोस्तों, आज दिल की बात कर रहे हैं। दिल की जब बात चलती है तो शायरी में भी कई तरह की बात आ जाती है, और हेल्थ रिलेटेड भी कई तरह की बातें आ जाती हैं। कहते ये दिल की बात है जनाब, दिल में राज छुपा के रखिए, अगर राज खुल गए तो जाने क्या क्या होगा। दिल में ना जाने इंसान कितनी चीज़ें एक छुपा कर रखता है, और असल में आज हमारे साथ दिल के डॉक्टर हैं, इनसे पूछेंगे कि वाकई अंदर क्या क्या छुपा रहता है। जी आइए एक बार फिर मुलाकात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो दिल में डॉक्टर साहब आप तो ओपन करके भी देख लेते हैं दिल को कि इंसान के दिल में क्या है। तो लोग कहते हैं हमारे दिल में कईयों के राज छुपे हुए हैं, असल में अंदर कोई जगह होती है जिसमें वो इंसान राज छुपा के रख लेता है? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई जगह नहीं होती। वो हम मन की बात करते हैं, जो मन में छुपा के रखते हैं, वो स्ट्रक्चरली दिल से बिल्कुल डिफरेंट है। पर जैसे आपने कहा, हम हमारे दिल मिले इसलिए हम आपके शो पे यहाँ पे हैं। तो जैसे आपने शायरी का जिक्र किया, तो एक मैं शायरी भी आपको सुना देता हूँ। जी। जिंदगी किसी की मोहताज नहीं होती, आहा। दोस्ती सिर्फ एक जज्बात नहीं होती, आहा। कुछ तो ख्याल आया होगा खुदा को, वरना हमारी आपसे मुलाकात नहीं होती। क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर साहब, आप तो शायर भी हैं, कमाल के शायर हैं आप तो। जी। थोड़ी बहुत शायरी करते हैं। तो डॉक्टर साहब, एक जो हम सुनते हैं हार्ट का अल्ट्रासाउंड, ये कई बार डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, तो इसमें क्या क्या एक टेस्ट में किया जाता है और क्या पता चल जाता है? हाँ जी, तो अल्ट्रासाउंड एक बहुत अच्छा डायग्नोस्टिक टूल है जी। ये नॉन इन्वेसिव है। एक तो हार्ट में कोई कैथेटर्स वगैरह नहीं डालते, ऑफिस में करते हैं, और ये 15-20 मिनट में फिनिश हो जाता है। इससे हमें एक तो ये पता चलता है कि हार्ट कितना स्ट्रांग है, हार्ट मसल कितना स्ट्रांग है। दूसरा ये पता चलता है इसमें कि अगर आपको कोई वाल्व इश्यूज हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि नाड़ियों की वजह से जो हार्ट की प्रॉब्लम होती है, दैट इज द मोस्ट कॉमन। पर हार्ट में अदर प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे वाल्व्स में अगर लीकेज है या वाल्व्स नैरो डाउन हो गए हैं, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासाउंड जो है, एकोकार्डियोग्राम जिसे हम कहते हैं, वो बहुत अच्छा डायग्नोस्टिक टूल होता है। तो हार्ट का जो स्ट्रक्चर है उसको देखने के लिए हम एको यूज करते हैं। ये अच्छा डायग्नोस्टिक टूल है। जी। और डॉक्टर साहब, एक जिसे हम हॉल्टर टेस्ट कहते हैं, उसमें हाँ एक किस तरह से डायग्नोस किया जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं? हाँ जी, तो जैसे आपने पेसमेकर का जिक्र किया था, जिन लोगों को हार्ट के रिदम की प्रॉब्लम है, कि उनका जो रिदम नॉर्मल नहीं है, हार्ट रेट बहुत स्लो है या बहुत फास्ट है, उसमें हम एक छोटा सा मॉनिटर लगाते हैं स्टिकीज के साथ छाती में, अंडरनीथ द क्लोथ्स। वो जो मॉनिटर है वो अपने पास रखते हैं 24 घंटे के लिए, और पूरी एक्टिविटीज करते हैं। वो हार्ट बीट रिकॉर्ड करता है 24 घंटे में, एवरी सिंगल हार्ट बीट, ड्यूरिंग स्लीप, ड्यूरिंग एक्टिविटी एंड ऑल दैट। तो किसी को अगर रिदम की प्रॉब्लम है, तो वो उस हॉल्टर में डिटेक्ट हो जाता है। और अगर हॉल्टर में लगा कि हार्ट रेट बहुत स्लो था, उन लोगों को फिर हम पेसमेकर के लिए रिकमेंड करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम हार्ट का देखने के लिए हॉल्टर मॉनिटर काम करता है। जी, और बिल्कुल आपकी बात से डॉक्टर साहब मुझे याद है, कुछ लोग ये बात कहते हैं कि हमारी हार्ट बीट कई बार इतनी बढ़ जाती है, इतनी तेज़ होती है कि हमें खुद को सुनती है वो हमारी हार्ट बीट जो चल रही है। जैसे आपने कहा, आपकी बात से मुझे बात याद है, ये वाकई शायद ये इसी रिलेटेड ये आप ट्रीटमेंट ये करते हैं, होल्टर टेस्ट? हाँ जी, बिल्कुल। और ये एक सिम्टम भी होता है जिसे हम एसवीटी कहते हैं, अरिथमिया हार्ट का। हार्ट रेट बहुत फास्ट हो जाता है और लोग कहते हैं कि हमें सुनता है कि हार्ट रेट बहुत तेज है।
तो उसकी भी ट्रीटमेंट्स हैं और वो ट्रीटेबल है। पहले डायग्नोज करना ज़रूरी है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो आप डॉक्टर से प्लीज़ बात करें और ये टेस्टिंग करवा लें, उससे अच्छा हो। जी, बहुत खूब डॉक्टर साहब। हार्ट की हमने बहुत सारी बातें कर ली, दिल की बहुत सारी बातें कर ली। अब आपसे पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब, आप ये इतना बढ़िया इलाज करते हैं, सब कुछ करते हैं, और जब इन चीज़ों से थोड़ा टाइम मिलता है तो इसके अलावा और क्या क्या आप शौक़ रखते हैं? मैं जी थोड़ा सा एक्सरसाइज का शौक है। बैडमिंटन खेलना मेरा शौक है, तो बैडमिंटन खेलता हूँ हफ्ते में 2-3 बार। थोड़ा सा जिम चले जाते हैं। थोड़ा सा शेर व शायरी का शौक है, तो ऐसे हो जाता है। थोड़ा बहुत योगा कर लेते हैं। जी, और अगर परिवार की बात करें डॉक्टर साहब, तो आपके जो बच्चे हैं उनमें भी ये शौक़ है, जैसे आपने एक इस विद्या को आपने अपनाया और लाखों लाखों लोगों का आपने इलाज किया, तो बच्चे भी आपके नक्शे कदमों पे चल रहे हैं कैसे? बच्चे, हाँ जी, मैं यहाँ पे बस अब तो 25-30 साल हो गए हैं। आई हैव अ वाइफ, ममता, ब्यूटीफुल वाइफ। 3 बच्चे हैं जी, डॉक्टर अदिति, डॉक्टर उपासना और अक्षय। 2 बेटियाँ, बड़ी बेटियाँ वो वैस्कुलर में ही कर रही है फेलोशिप, तो डॉक्टर बन गई हैं। उपासना ऑर्थोडोंटिस्ट हैं, उन्होंने डेंटल का किया। बेटा भी अंडरग्रेड कॉलेज में है। तो बस इनके साथ टाइम स्पेंड हो जाता है। तीनों कह रहे थे कि मेडिसिन में करना है, तो आई ऑलवेज एनकरेज, जो आपको ठीक लगता है, पैशन है आपका मेडिसिन में, तो ज़रूर करो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और हम ये ऐसी आशा करते हैं अपने पिताजी की तरह, वो भी जो हैं एक इंसानियत की, ये मैं कह सकता हूँ असली सेवा है। अगर किसी को आप ठीक कर देते हैं, किसी में इतनी ज़्यादा अगर तकलीफ़ है शरीर में, उसको अगर ठीक करते तो इससे अच्छी कोई सेवा नहीं हो सकती। और वाकई ये हम चाहेंगे कि बिल्कुल आप जी की तरह वो भी आपके नक्शे कदमों पर चलते हुए ऐसा आगे चलकर अपना नाम बनाएं। और डॉक्टर साहब, अगर किसी ने आपसे संपर्क करना हो, आपके क्लिनिक में आना हो, तो मैं चाहूँगा एक बार अपने आप क्लिनिक का एड्रेस भी बोलकर बता दें और अपना फ़ोन नंबर भी क्लिनिक आप बताएं हमारे दर्शकों को। हाँ जी, तो फ़ोन नंबर तो आप लिख सकते हैं, 631-979-8880। और मेरा एड्रेस जो है ऑफिस, वो स्मिथ टाउन में है जी, सफोक काउंटी, लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क में है। तो वो एड्रेस भी जो है वो आपको बता देता हूँ। इट्स 496 स्मिथ टाउन बाईपास। इट्स इन स्मिथ टाउन, न्यूयॉर्क 11787। बाकी मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, पहले तो मैं जस का और विक्रम जी जिसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने शो में मुझे इनवाइट किया, और आप सबसे दरख्वास्त है कि प्रिवेंशन करें, अपना हार्ट का ध्यान रखें। अगर जो चीज़ें हम प्रिवेंट कर सकते हैं वो ज़रूरी हैं। क्योर तो खैर है ही है, बट प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर। अपने दिल का ध्यान रखें और रेगुलरली चेकअप करवाते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे व्यूअर्स के साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा करी, जो कि बहुत ज़रूरी है अपनी सेहत को ठीक रखना। उसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू, नमस्कार। और दोस्तों, ये थे डॉक्टर अभय मल्होत्रा जी। कैसे एक हार्ट को ठीक रख सकते हैं, उसके लिए इन्होंने एक बहुत अच्छी जानकारी दी, और ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। कहीं ना कहीं हम इससे लापरवाही ना करें, इसको जितना हो सके इसके लिए ध्यान रखें, इसको ठीक रखें, और तभी हमारी जो रिश्ते नाते हैं, परिवार है, संसार है, ये भी हंसता खेलता रह सकता है। और आप हमें ईमेल्स करने के लिए हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल है vikram@justbroadcasting.com and info@justbroadcasting.com। और आप हमें ईमेल करके भी हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप में भी ऐसा टैलेंट है, कोई भी अच्छी जानकारी है जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ साझी करना चाहें, उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आज के लिए विक्रम को दीजिए इजाज़त, और आपसे मिलेंगे अगले सप्ताह मंडे को एक नई सोच, एक नई शख्सियत के साथ। ऐसी आशा करते हैं कि जो वीकेंड जो है आने वाला आपके लिए खुशियों भरा हो, फैमिली के साथ एंजॉय करें, हंसते खेलते रहें। और विक्रम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।